हेलो दोस्तों, साथ है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 बीएसटी के लेसन नंबर 9 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पीछे वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया था। तो चलिए समझते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है। वित्तीय प्रबंध चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन बनता है वित्तीय प्रबंध क्या है। देखिए, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, मतलब रुपया पैसा, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट करना, यानी किसी भी व्यवसाय में अथवा संस्था में जो रुपया पैसा है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट करना है, ये वित्तीय प्रबंध कहलाएगा। अर्थात जो बिजनेस के पास पैसा है उस पैसा का उपयोग कितना रुपया अस्थायी संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया चालू संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया कच्चा माल खरीदने में खर्च करना है, इत्यादि से संबंधित जब प्रबंध करते हैं तो इसको हम लोग वित्तीय प्रबंध कहेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में वित्तीय रक्त के समान होता है। किसी भी बिजनेस में या संस्था में जो रुपया पैसा होता है रक्त के समान होता है, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रक्त नहीं होने से वह मनुष्य मर जाता है, जिस प्रकार क्या होता है, मनुष्य के शरीर में अगर रक्त नहीं होगा तो वो मनुष्य मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस व्यवसाय अथवा संस्था में वित्त नहीं होगा वह व्यवसाय क्या होगा, मर जाएगा। मर जाएगा अर्थात बंद हो जाएगा। इसलिए वित्त प्रबंध का मतलब है कि व्यवसाय में रुपये को कहाँ कहाँ लगाया जाए। वित्त प्रबंध का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस के पास पैसा है, बिजनेस उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करे। जैसे कितना भूमि खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया भवन बनाने में खर्च करना है, कितना रुपया कच्चा माल खरीदने में खर्च करना है, कितना राशि प्लांट खरीदने में, मशीन फर्नीचर खरीदने इत्यादि में खर्च करना है। ये हो गया वित्तीय प्रबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध की महत्व भूमिका बता। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ गया है। वित्तीय प्रबंध का महत्व पूछे, भूमिका पूछे अथवा लाभ पूछे, एक ही बात है। तो निम्न है। पहला है चालू संपत्तियों का निर्धारण करना, ठीक है। वित्तीय प्रबंध का लाभ क्या है, तो चालू संपत्ति का निर्धारण करना, यानी संस्था में कितना चालू संपत्ति होगा ये वित्तीय प्रबंध बताता है, ठीक है। दूसरा है अस्थायी संपत्तियों का निर्धारण करना, संस्था में कितना रुपया का अस्थायी संपत्ति खरीदना है, ये वित्तीय प्रबंध से पता चलता है। तीसरा है दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्त अनुपात का निर्धारण करना, संस्था में दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो वित्तीय अनुपात है, रुपया पैसा है, उसका अनुपात का पता लगाना। चौथा है दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण, दीर्घकालीन वित्त के, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल है उनका निर्धारण करना। पांचवा है लाभ हानि खाते के विभिन्न मदों का निर्धारण करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विभिन्न मदों का निर्धारण करना। ये सब फायदा होता है वित्तीय प्रबंध करने से, ठीक है, पैसा का मैनेजमेंट करने से। चलिए उसके बाद अगला है तीसरा क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध के कार्यों को बताएं। वित्तीय प्रबंध के कार्य क्या है, निम्न है। नंबर 1 वित्तीय अनुमान लगाना, यानी रुपया पैसा से संबंधित अनुमान लगाना। दूसरा है वित्तीय नियोजन तैयार करना, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करना। उसके बाद तीसरा है वित्तीय निर्णय लेना, यानी संस्था में जो रुपया पैसा है उससे संबंधित निर्णय लेना। चौथा है वित्त पर नियंत्रण रखना, यानी फाइनेंस पर कंट्रोल रखना। पांचवा है रोकड़ शेष बनाए रखना, ठीक है, रोकड़ शेष हमेशा बनाए रखना। इसके लिए क्या है, रोकड़ शेष बनाने के लिए वित्तीय प्रबंध, ये सब वित्तीय प्रबंध का कार्य होता है। अगला है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया आता है व्यवसाय अथवा संस्था में। तो निम्न है। पहला है अधिकतम लाभ कमाने के लिए वित्तीय प्रबंध किया जाता है, संस्था में अधिक से अधिक लाभ हो इसके लिए क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, रुपया को कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है ये किया जाता है, ठीक है। दूसरा है अधिक से अधिक संपत्ति खरीदने के लिए वित्तीय प्रबंध किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी संपत्ति खरीदे, चालू संपत्ति खरीदे, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा है कुछ अन्य कार्यों के लिए भी वित्तीय प्रबंध किया जाता है। देखिए कुछ अन्य कार्यों के लिए, जैसे लाभ सुनिश्चित करने के लिए, व्यवसाय में रखे कोषों का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, वित्तीय प्रबंध किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विनियोग निर्णय क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया है, विनियोग निर्णय क्या है। तो विनियोग निर्णय का मतलब व्यवसाय के पास जो धन या संसाधन है, विनियोग निर्णय का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के पास या संस्था के पास जो धन, जो रुपया पैसा है उसको किस में कितना रुपया लगाया जाए, यानी बिजनेस के पास जो भी रुपया पैसा है उसको कहाँ कितना रुपया खर्च करना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। अर्थात
कितना रुपया अस्थायी संपत्ति में, कितना रुपया चालू संपत्ति में तथा कितना रुपया व्यवसाय के विस्तार में लगाया जाए विनियोग निर्णय कहलाता है। विनियोग निर्णय का मतलब ये हुआ कि संस्था में जो भी रुपया पैसा उपलब्ध है, जो धन उपलब्ध है, उसको कितना रुपया अस्थायी संपत्ति में खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया चालू संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया व्यवसाय को मॉडिफाई करने में खर्च करना है, इसका निर्णय लेना। ठीक है, क्या कहलाता है? विनियोग निर्णय या वित्त निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। छठा क्वेश्चन है लाभांश निर्णय क्या है। ठीक है, लाभांश निर्णय क्या है? लाभांश निर्णय का मतलब क्या हुआ कि संस्था में जो भी बिजनेस में या कंपनी में लाभ होगा, लाभ में से कितना रुपया शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में बांटना लाभांश निर्णय कहलाता है। ठीक है, समझते हैं। किसी भी व्यवसाय में जब लाभ होता है तो यहाँ दो बातें सोची जाती है। किसी भी बिजनेस में या संस्था में जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने के बाद यहाँ दो बात सोचते हैं। क्या? तो कितना लाभ व्यवसाय में रखना है और कितना लाभ अंशधारियों में बांटना है। देखिए, किसी भी बिजनेस में अथवा संस्था में जो लाभ होगा, लाभ होने के बाद दो बातें सोचा जाएगा। पहला, कितना रुपया लाभ बिजनेस के लिए बचा करके रखना है और कितना लाभ अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांटना है। जो लाभ अंशधारियों को बांटना है वह कंपनी के निर्देशकों द्वारा विचार विमर्श बाद निर्णय लिया जाता है, जिसे लाभांश निर्णय कहते हैं। लाभ में से कितना रुपया लाभांश के रूप में बांटना है अंशधारियों को, इसका निर्णय कंपनी का डायरेक्टर के साथ विचार विमर्श करके करते हैं, इसको बोलेंगे लाभांश निर्णय। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि अंशधारियों को लाभांश कितना बांटना है, इसका निर्णय लेना लाभांश निर्णय कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है वित्त नियोजन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वित्त नियोजन क्या है। तो आंसर है किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में वित्त नियोजन का मतलब है पूंजी के संबंध में एक योजना बनाना। देखिए, वित्त नियोजन का मतलब क्या हुआ? किसी भी बिजनेस में या संस्था में जो रुपया पैसा है, उस रुपया पैसा के लिए एक योजना बनाना कि पूंजी का कौन सा भाग अस्थायी संपत्ति में, कौन सा भाग चालू संपत्ति में तथा कौन सा भाग आयात खर्चों पर लगाया जाए। इन सभी बातों पर पूर्व से ही अनुमान लगाना अथवा विचार करना वित्त नियोजन कहलाता है। मतलब यह हुआ किसी भी बिजनेस या संस्था में जो रुपया पैसा है उसके लिए प्लानिंग करना है, अर्थात कितना रुपया अस्थायी संपत्ति खरीदने में खर्च करना है, कितना रुपया चालू संपत्ति में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये सब क्या कहता है? वित्त नियोजन, मतलब पैसे के लिए प्लानिंग करना वित्त नियोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। वित्त नियोजन के महत्व या आवश्यकता अथवा भूमिका बताए। देखिए, वित्त नियोजन का महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे या भूमिका पूछे, निम्न है। ठीक है, चलिए पहला है 1 नंबर व्यवसाय के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध करना। ठीक है, वित्त नियोजन का ये लाभ है। क्या लाभ है? कि व्यवसाय के लिए क्या करता है? पर्याप्त कोष उपलब्ध कराता है। दूसरा है व्यवसाय का विकास और विस्तार में यह सहायता प्रदान करता है। तीसरा है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता बनाए रखने में सहायक होता है। चौथा है लागत और जोखिम के बीच संतुलन बनाए रखना, लागत और जोखिम के बीच संतुलन बनाए रखता है। पांचवा है लाभदायकता में वृद्धि करता है। ठीक है, ये सब क्या हुआ? वित्त नियोजन का महत्व अथवा आवश्यकता अथवा लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त नियोजन को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व अथवा घटक बताएं। वित्त नियोजन को निर्धारित करने वाला अथवा प्रभावित करने वाला तत्व अथवा घटक क्या है? निम्न है। पहला 1 नंबर व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, वित्त नियोजन को प्रभावित अथवा निर्धारित कौन करेगा? व्यवसाय का प्रकृति, मतलब हम लोग किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा है व्यवसाय की स्थिति और आकार, मतलब व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, अपने लोकल क्षेत्र में मार्केट कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल में भी मार्केट सेल कर रहे हैं, तो ये भी डिसाइड करता है वित्त नियोजन। तीसरा है जोखिम की मात्रा। ठीक है, जोखिम की मात्रा भी वित्त नियोजन को प्रभावित करता है कि रिस्क कितना है बिजनेस में। पाँचवा है सरकारी नियंत्रण, यानी सरकार का कंट्रोल, नियम कानून। ठीक है, छठा है पूंजी बाजार की दर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वित्त नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समय के आधार पर वित्त नियोजन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। वित्त नियोजन जो है ना समय के आधार पर, अगर समय के आधार पर बोला जाए तो समय के आधार पर वित्त नियोजन 3 प्रकार का, अल्पकालीन वित्त नियोजन, मध्यकालीन वित्त नियोजन और उसके बाद होता है दीर्घकालीन वित्त नियोजन। ठीक है, अब तीनों का डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, पहला है समय के आधार पर वित्त नियोजन, तो 3 प्रकार का हो गया। पहला अल्पकालीन वित्त नियोजन क्या होता है?
तो अल्पकालीन वित्त नियोजन की अवधि 1 वर्ष तक के लिए होती है। जब देखिए, जब हम लोग वित्त नियोजन 1 साल के समय 1 साल तक करते हैं, मतलब 0 मंथ से लेकर 11 मंथ तक करते हैं, तो उसको बोलेंगे अल्पकालीन वित्त नियोजन। ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन वित्त नियोजन। देखिए, मध्यकालीन वित्त नियोजन की अवधि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक कम होती है। ठीक है। जब वित्त नियोजन हम लोग 1 साल से अधिक और 5 साल के कम के लिए करते हैं, यानी 1 से 5 साल के लिए कोई वित्त नियोजन करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो वो मध्यकालीन वित्त नियोजन कहलाता है। तीसरा हो गया दीर्घकालीन वित्त नियोजन। दीर्घकालीन वित्त नियोजन की अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है। देखिए, वित्त नियोजन 3 प्रकार का। अल्पकालीन वित्त नियोजन जिसका समय 12 माह से कम होता है, यानी 1 साल तक होता है। मध्यकालीन वित्त नियोजन, जब वित्त नियोजन 1 साल से अधिक और 5 साल से कम अवधि के लिए किया जाता है, तो उसको बोलेंगे मध्यकालीन वित्त नियोजन। और दीर्घकालीन वित्त नियोजन, जब वित्त नियोजन 5 साल से अधिक समय के लिए किया जाता है, तो वो दीर्घकालीन वित्त नियोजन कहलाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में, पूंजी ढांचा क्या है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, पूंजी ढांचा क्या है। तो आंसर है, किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने के साधन को पूंजी ढांचा कहते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में अथवा संस्था में दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का जो साधन होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, उसको बोलेंगे पूंजी ढांचा। जैसे अंश क्या है, कंपनी शेयर बेच करके अंश शेयर बेचता है, पैसा प्राप्त करता है, ये क्या हुआ, दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का एक साधन हुआ। कंपनी डिबेंचर बेचता है, डिबेंचर बेच करके दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करता है, ये क्या हुआ, दीर्घकालीन पूंजी ढांचा, एक तरह से पूंजी ढांचा हो गया। इसके अलावा अन्य प्रतिभूति या दीर्घकालीन ऋणों से जो भी राशि प्राप्त होती है, ये पूंजी ढांचा कहलाता है। देखिए, पूंजी ढांचा किसको कहेंगे, जब कोई बिजनेस अथवा संस्था दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का जो साधन होता है, किसी भी बिजनेस का और संस्था का दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का जो साधन होता है, उसको बोलेंगे पूंजी ढांचा। जैसे शेयर बेच करके पैसा आना, डिबेंचर बेच करके पैसा आना, लोन से पैसा आना, ये सब हो गया दीर्घकालीन पूंजी ढांचा कहलाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पूंजी ढांचे को प्रभावित अथवा निर्धारित करने वाला तत्व अथवा घटक बताएं। ठीक है, पूंजी ढांचा को निर्धारित करने वाला अथवा प्रभावित करने वाला तत्व या घटक बताएं। तो इसका आंसर है व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, पहला है व्यवसाय की प्रकृति, दूसरा है व्यवसाय का आकार, तीसरा है जोखिम की मात्रा, चौथा है ऋण का लागत, पाँचवा है पूंजी की लागत, और छठा है कर की दर, सातवां है निवेश पर आय। ये सब बिजनेस के जो दीर्घकालीन ऋण, ये सब जो है पूंजी ढांचा को प्रभावित करने वाला तत्व अथवा घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, पूंजी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पूंजी जो है ना, नॉर्मली ये 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग कि अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे। ठीक है, अस्थायी पूंजी किसे कहेंगे, क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो अस्थायी पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग अस्थायी संपत्ति को क्रय करने में किया जाता है। यानी अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका प्रयोग क्या होता है, अस्थायी संपत्ति को खरीदने में किया जाता है। जैसे ज़मीन यानी लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, प्लांट खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, मशीन खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, ETC के खरीद पर किया गया भुगतान अस्थायी पूंजी कहलाता है। देखा, अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे, वह पूंजी जो केवल अस्थायी संपत्ति को खरीदने में खर्च किया जाता है, उसे कहेंगे अस्थायी पूंजी। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब खरीदने में जितना रुपया खर्चा कर देंगे, वो अस्थायी पूंजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अस्थायी पूंजी की विशेषता अथवा प्रकृति बताएं। अस्थायी पूंजी का विशेषता और प्रकृति बताएं। ठीक है, तो पहला है, अस्थायी पूंजी व्यवसाय में दीर्घकाल तक रहती है। देखिए, अस्थायी पूंजी क्या होता है, बिजनेस में लंबे समय तक रहेगा, पहला। दूसरा हो गया, अस्थायी पूंजी का प्रयोग अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने में होता है। अस्थायी पूंजी का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है, तो अस्थायी पूंजी का प्रयोग जो होगा ना, वो अस्थायी संपत्ति यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस सबको खरीदने में होगा। तीसरा है, अस्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, अस्थायी पूंजी कितना चाहिए, ठीक है, वो बिजनेस का डिपेंड करेगा बिजनेस पर कि बिजनेस छोटा है या बड़ा है। चौथा है, अस्थायी पूंजी में अत्यधिक जोखिम होती है। ठीक है, अस्थायी पूंजी में ज़्यादा जोखिम होगा ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, पाँचवा है, अस्थायी पूंजी व्यवसाय का भावी मार्ग निर्धारित करता है। ठीक है, अस्थायी पूंजी भविष्य का मार्ग निर्धारित करता है व्यवसाय का, भविष्य में व्यवसाय का नेचर कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व अथवा घटक। ठीक है, तो तत्व अथवा घटक निम्न है।
तो जब भी आपको पूछे तत्व अथवा घटक बताए किसी को प्रभावित करने के लिए, तो पहला तो एक तो फिक्स है, व्यवसाय की प्रकृति हमेशा होगा। ठीक है, पहला व्यवसाय की प्रकृति, अस्थायी पूंजी को प्रभावित अथवा निर्धारित करने वाला तत्व या घटक क्या हुआ, सबसे पहला व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय बड़ा होगा, यानी किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से हमको अस्थायी पूंजी चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय का आकार, बिजनेस का आकार बड़ा होगा तो अस्थायी पूंजी ज़्यादा चाहिए, कम होगा छोटा होगा बिजनेस का आकार तो छोटा अस्थायी पूंजी कम चाहिए। ठीक है, अस्थायी पूंजी क्रय करने की विधि, अस्थायी संपत्ति जो हम लोग खरीद रहे हैं उसका विधि क्या है। अस्थायी संपत्ति नकद खरीद रहे हैं तो अस्थायी पूंजी ज़्यादा चाहिए, उधार खरीद रहे तो कम चाहिए। उसके बाद चौथा है उत्पादन तकनीक, जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर लार्ज स्केल में ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो ज़्यादा अस्थायी पूंजी चाहिए, कम उत्पादन कर रहे हैं तो कम अस्थायी पूंजी चाहिए। ठीक है, ये प्रभावित करता है उत्पादन तकनीक। उसके बाद वित्तीय व्यवस्था विकल्प, रुपया फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अस्थायी पूंजी को प्रभावित करता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो दैनिक कार्यों में लगता है, यानी वैसा पूंजी जो दैनिक कार्यों में लगता है, मतलब पर डे का खर्च भुगतान करने के लिए जिस पूंजी का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलेंगे कार्यशील पूंजी। दूसरे शब्दों में, यदि चालू संपत्ति के योग में से चालू दायित्व के योग को हटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा वो कार्यशील पूंजी कहलाएगा। यानी अगर टोटल एसेस में, टोटल करंट एसेस में अगर करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। जैसे एक फॉर्मूला है करंट एसेस माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला है कार्यशील पूंजी को प्रभावित अथवा निर्धारित करने वाले तत्व या घटक। तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला और अथवा निर्धारित करने वाला तत्व या घटक पूछे तो निम्न है। पहला व्यवसाय की प्रकृति, यानी बिजनेस किस टाइप का। देखिए आपसे कभी भी पूछे प्रभावित करने वाला था, निर्धारित करने वाला तत्व या घटक, तो कुछ पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है सब में। ठीक है, जैसे व्यवसाय की प्रकृति, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस किस टाइप का कर रहे हैं वो कार्यशील पूंजी उस पर डिपेंड करेगा। फिर व्यवसाय आकार, बिजनेस बड़ा है कार्यशील पूंजी ज़्यादा चाहिए, छोटा है तो कम चाहिए। ठीक है, तीसरा है प्रतियोगिता का स्तर, यानी कंपटीशन किस प्रकार का है मार्केट में। उसके बाद अगला है चौथा, व्यवसाय के विकास की सामान्य दर, क्रय विक्रय की शर्तें। उधार खरीद रहे हैं तो कम कार्यशील पूंजी चाहिए, नकद खरीद रहे हैं तो ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का महत्व, लाभ, आवश्यकता बताइए। देखिए कार्यशील पूंजी का महत्व पूछे, लाभ पूछे और आवश्यकता पूछे तो निम्न है। पहला नंबर, यह शोधन क्षमता बनाए रखने में सहायक होता है। कार्यशील पूंजी क्या होता है, कार्यशील पूंजी मतलब छुट्टा पैसा। इसका लाभ क्या है, तो शोधन क्षमता मतलब छोटा छोटा कर्ज का भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है यह छोटे मोटे संकटों का सामना करने में सहायक होता है। कार्यशील पूंजी छोटा मोटा खर्च होता है उसका भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है बाजार अवसरों का लाभ उठाने में सहायक। ठीक है, बाजार अवसर का लाभ उठाने में सहायक होता है कि बाजार में अगर कोई चीज़ नकद बिक रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो जाकर के नकद पेमेंट करके कैश डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है वेतन, मजदूरी, अन्य व्यय का समय पर भुगतान करने में सहायक। देखो कर्मचारी को वेतन पे करना हो, मजदूरी पे करना हो तो ये सब सही समय पर भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है कार्यशील पूंजी। पाँचवा है नकद छूट का लाभ उठाने में सहायक। अगर कैश में कोई चीज़ अगर मिल रहा है, कैश डिस्काउंट का लाभ उठाने में कार्यशील पूंजी सहायक होता है। तो ये सब हो गया कार्यशील पूंजी का लाभ। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका IPS में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अंतर का आधार कार्यशील पूंजी, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा। देखिए पहला अंतर जो है ना, किसी का भी पूछे तो डेफिनेशन लिख देना पहले, अर्थ के आधार पर अंतर। तो अस्थायी पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जिसका निवेश अस्थायी संपत्ति में किया जाता है। देखिए अस्थायी पूंजी किसको कहेंगे, अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है या पूंजी की उस मात्रा से है जिसका इन्वेस्ट यानी जिसका खर्च अस्थायी संपत्ति खरीदने में किया जाता है। उसके बाद जबकि कार्यशील पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्ति में किया जाता है। देखिए अस्थायी संपत्ति में जो निवेश करेंगे वो अस्थायी पूंजी कहलाता है, चालू संपत्ति में जो रुपया इन्वेस्ट करेंगे वो चालू पूंजी कहलाता है। अवधि के आधार पर अंतर समझते हैं। अस्थायी पूंजी दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है जबकि कार्यशील पूंजी क्या होता है, अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। तो अस्थायी पूंजी का संबंध दीर्घकालीन से है और कार्यशील पूंजी का संबंध अल्पकालीन से है। अगला है स्रोत के आधार पर अंतर इन दोनों के बीच। अस्थायी पूंजी अंशों, ऋण पत्रों के निर्गमन तथा दीर्घकालीन वित्तीय ऋणों के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए अस्थायी पूंजी कहाँ से प्राप्त होगा, शेयर बेच करके, डिवेंचर बेच करके, इसके अलावा लॉन्ग टाइप का लोन लेकर के। जबकि कार्यशील पूंजी अल्पकालीन वित्त प्रदान करने वाली स्रोतों से प्राप्त होती है। कार्यशील पूंजी कहाँ होता है, अल्पकालीन लोन लेकर के प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता के आधार पर अंतर। तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता कहाँ होगा? अस्थायी संपत्ति खरीदने में होगा, जबकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहाँ होगा? चालू संपत्ति खरीदने में होगा। ठीक है, चालू संपत्ति खरीदने में, इसके अलावा दैनिक खर्च का भुगतान करने के लिए चालू संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है प्रकृति के आधार पर अंतर। अस्थायी पूंजी स्थिर प्रकृति की होती है, जबकि कार्यशील पूंजी क्या होता है? परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। तो अस्थायी पूंजी स्थिर प्रकृति का और चालू संपत्ति परिवर्तनशील प्रकृति का। तो यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।